हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, कल की क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि कल की क्लास में हम लोगों ने डायग्नोस्टिक टेस्ट और आपका जो रेमेडियल टीचिंग है ये हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने कल हिंदी पेडागोजी की क्लास नहीं देखी है तो उसको जा करके ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी पेडागोजी की जो आपको क्लासेस मिली हैं, अभी तक 6 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने कंटेंट और साथ में पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आपको मिल जाएंगी सारी क्लासेस, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। हम लोग आज जो है यहाँ आगे से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज जो है कोशिश ये रहेगी कि हिंदी पेडागोजी का जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि कुछ ही टॉपिक बचे हुए हैं और लास्ट में जो है हम लोग इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की जो है क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगी, हो सकता है थोड़ी सी बड़ी बन जाए क्लास, तो कोई बात नहीं, आप लोगों को सारी क्लास जो है यानी लास्ट तक ज्वाइन करना है, क्योंकि पहले हम लोग कंटेंट डिस्कस करेंगे जो बच गया है कंटेंट, उसके बाद हम लोग पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक वॉच करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो द टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल और रियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिलती है। अगर अभी तक आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा, क्योंकि आज जो है लास्ट डेट है। तो जो है आपको आज लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और क्योंकि सीटेट जो है वैलिड हो चुका है हर स्टेट के लिए, तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो भी आप अदर स्टेट में अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें पहला जो है पॉइंट है ये कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, किसे कहते हैं, ये हम लोग पहले समझते हैं। तो देखिए, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह जो है अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण जो है कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा है, यानी कि उसको कितनी उपलब्धि हुई है, उसने जो सीखा तो उसने क्या सीखा है, कितना उसको पता चला है, कितना जो है उसने जो है सीख लिया है। ठीक है, भाषा कौशलों को कहाँ तक सीख पाया और जो है उनके आधार पर भाषा प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है, ये सारी चीज़ें हमको कहाँ से प्राप्त होती हैं, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता चल रही होती है। यानी कि मीनिंगफुल जो लर्निंग होती है उसी को जो है इसी में ऐड किया गया है कि बच्चा जो है सीख पाए, एटलीस्ट बच्चे ने कितना सीखा है और जो सीखा है तो क्या वो अपने रियल लाइफ में प्रयोग कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है पता हमको लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी जो है दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। यानी कि उपलब्धि परीक्षण से ये पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और अपनी रियल लाइफ में वो कितना प्रयोग कर पा रहा है। लेकिन वहीं पर जो दक्षता परीक्षा होती है, इसके माध्यम से ये पता चलता है कि बच्चे ने कहाँ तक जो है सीखा है और कितना वो समझ पाया है और जो है उसमें वो कितना प्रवीण हुआ, कितना दक्ष हुआ है, कितना उसने जो है हासिल कर लिया है। ठीक है, यानी दक्षता का मतलब होता है उसको हासिल कर लेना, यानी कि आप ऑल ऑफ राउंडर बन जाओ। आपको उस टॉपिक के बारे में सारी नॉलेज होनी चाहिए, आपसे कोई कैसे भी क्वेश्चन घुमा कर पूछ रहा है आप बता पा रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया दक्षता परीक्षा। अब हम लोग चलते हैं, बात करते हैं कि जो आपका है अभिरुचि जो है परीक्षा, यानी कि एप्टीट्यूड जो है टेस्ट, इसमें कहा यह जाता है कि इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रखता है अथवा नहीं। यानी कि जो आप पढ़ा रहे हो बच्चे को एटलीस्ट उसमें इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है पता चल रहा होता है। यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाया है या फिर नहीं। इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी को लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु जो है दक्षता परीक्षा के लिए जो है लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि जो दक्षता विषय होती है, दक्षता परीक्षा जो होती है उसके लिए क्या है, ज्ञान, लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं कि प्राथमिक स्तर पर, यानी एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। यानी अगर प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की लैंग्वेज का आकलन कर रहे हो, असेसमेंट कर रहे हो, तो उसका क्या उद्देश्य है ये जो है आपको बताना है। तो उसकी पठन क्षमता का आकलन, इससे आप उसकी पठन की क्षमता को आंक रहे हो कि बच्चा कितना पढ़ पा रहा है, जी नहीं।
उसके भाषा प्रयोग की जो है क्षमता का आकलन। जी हाँ, जो क्लासरूम में सीख रहा है, जो स्कूल में वो सीख रहा है, अपने रियल लाइफ में कितना वो प्रयोग कर पा रहा है, कैसे प्रयोग कर रहा है, ये आप जो है आकलन के माध्यम से देखोगे। आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन क्षमता का आकलन ये आपका सेकेंडरी है। बोलने की क्षमता का जो है, बोलने की कुशलता का आकलन ये भी आपका सेकेंडरी है। फर्स्ट प्रायोरिटी आप ये दोगे कि बच्चा जो सीख रहा है वो कितना प्रयोग कर पा रहा है। ठीक है, आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। अगला पॉइंट पे है, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें कहा है मुख्य कौशल। तो देखिए, मुख्य कौशल जो आपके होते हैं, यानी कि प्राइमरी स्किल जो होते हैं, वो होते हैं सुनना और बोलना। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यानी कि गृहत्यात्मक कौशल आ जाते हैं। सॉरी, ये गृहत्यात्मक नहीं होंगे, यानी सुनना और बोलना आ जाएगा। पुनर्बलन में क्या होता है, बोलना और लिखना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि बहुभाषिकता यानी मल्टीपल जो लैंग्वेज है, यानी मल्टी लिंग्विज्म जो होता है, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो है एनसीएफ बहुभाषिकता को जो है संसाधन मानता है, यानी कि जो मल्टीपल लैंग्वेज होती है, बहुभाषिकता को जो एनसीएफ है, ये क्या है, एक संसाधन मानता है। इसको हम एक संसाधन के रूप में लेंगे। सपोज दैट जैसे कि क्लास में 30 बच्चे हैं, अब 30 बच्चों की 30 प्रकार की लैंग्वेज होंगी, तो हमको क्या करना है, हर बच्चे की लैंग्वेज को एक संसाधन के रूप में लेना है, ना कि एक रुकावट के रूप में लेना है। और कोशिश ये करनी है कि हर बच्चे की मदर टंग में ही हम उसकी लर्निंग करवा पाएँ। और सभी की जो लैंग्वेज है, जो भी बच्चे की लैंग्वेज है, जो भी बच्चे की मदर टंग है, उसको हम क्लासरूम में इंक्लूड कर पाएँ। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, हर बच्चा अपने आप को क्लोज महसूस करेगा, हर बच्चा समझेगा कि हाँ, क्लास में हम इंक्लूडेड हैं। ठीक है, बहुभाषिकता का मतलब है कि कक्षा में कई जो है भाषा बोलने वाले बच्चे होना। ठीक है, उसमें क्या है, बहुभाषिकता होगी। बहुभाषी कक्षा में बच्चे की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि बच्चे की जो मदर टंग होती है, उसको हम एक संसाधन के रूप में प्रयोग करते हैं, एक टूल के रूप में प्रयोग कर रहे होते हैं। उसी के द्वारा, यानी मदर टंग के ही द्वारा हम बच्चे की लर्निंग को प्रोग्रेस करवा पाते हैं, बच्चे का ग्रो करवा पाते हैं। रीज़न ये है कि जो मदर टंग होती है, उसमें क्या है, बच्चा कंफर्टेबल होता है, वो हर चीज़ को समझ पा रहा होता है, और वो मदर टंग में ही हर चीज़ को समझा भी पा रहा होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, वो दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ सकते, तो जो भी उनकी मदर टंग रही हो, जिस भी लैंग्वेज में वो बात करते हो, अवधी में, खड़ी में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, जो भी उनकी लैंग्वेज हो, वो आप उसी लैंग्वेज में बच्चे को इंक्लूड करेंगे, और लर्निंग जो है उसी की, बच्चे की, आप उसी लैंग्वेज में करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश डैश व जो है डैश डैश का अभिन्न अंग भी है। तो ये सभ्यता संस्कृत हो जाएगी, या फिर सभ्यता साहित्य होगी, या फिर संस्कृत और साहित्य होगी, या फिर जो है संस्कृत चुनौतियाँ होंगी। तो बहुभाषिकता जो है हमारी क्या है, एक सभ्यता है, क्योंकि हर बच्चे की जो मदर टंग होती है, उसकी संस्कृत और एक सभ्यता है, क्योंकि जो बच्चा मदर टंग का प्रयोग कर रहा है, वो उसकी घर की भाषा है। ठीक है, तो घर की भाषा जो है, उससे ये पता चलता है कि बच्चे का जो घर का माहौल है, बच्चे का जो बच्चे की जो संस्कृत रही, जो कल्चर है, जो सभ्यता है, वो उसमें निखर के सामने आ रही होती है। आपने देखा होगा कुछ बच्चों की मदर टंग थोड़ी सी अजीब होती है, वो अजीब से वर्ड का प्रयोग कर रहे होते हैं, जिसमें ना तो सामने वाले के लिए रिस्पेक्ट होती है, ना तो अच्छे से बात को कह पा रहे होते हैं। वहीं पर देखते हो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी मदर टंग में अच्छे से वो बता भी पा रहे होते हैं, आपको समझ में भी आ रहा होता है, और उनमें क्या है, दूसरे के लिए सम्मान भी झलक रहा होता है। ठीक है, तो जो मदर टंग होती है, उससे हमको क्या है, सभ्यता और संस्कृत का अभिन्न अंग भी माना जाता है। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला है कि पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कई संसाधनों में एक जो है संसाधन है, लेकिन जो है एकमात्र संसाधन नहीं है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, क्योंकि पूछता है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जो पाठ्य पुस्तक है, वो जो है एक संसाधन है, या फिर एक मात्र संसाधन है, या फिर क्या है, मैचिंग में दे देगा, कैसे भी घुमा करके आपसे पूछ सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि जो पाठ्य पुस्तक होती है या फिर जो बुक होती है,
वो सब कुछ नहीं होती है, एक जो है साधन है, एकमात्र जो है आप कह दोगे साधन तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र का मतलब है कि सब कुछ बस वही है, पाठ्य पुस्तक ही सब कुछ है, तो सब कुछ पाठ्य पुस्तक नहीं है। आप जो है ब्लैक बोर्ड का भी प्रयोग करते हो, आप टेलम का भी प्रयोग करते हो, आप चार्ट का प्रयोग कर रहे होते हो, आप एक्टिविटी भी प्लान करते हो, आप कोई फील्ड ट्रिप पे भी ले जा सकते हो, ठीक है? तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे जो है रिसोर्स हैं जिनके माध्यम से आप बच्चे की लर्निंग करवा रहे होते हो। तो ये नहीं आप कह सकते कि पाठ्य पुस्तक जो है वो सब कुछ है। हाँ, एक एक साधन है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के भी माध्यम से हम बच्चे की लर्निंग करवा रहे होते हैं, तो उन्हीं जो सहायक सामग्रियाँ हैं, उन्हीं में जो है एक साधन है, एकमात्र साधन है, ये कहना गलत होगा, ठीक है? ये आप लोग ध्यान रखिएगा। रंग-बिरंगी होनी चाहिए जो टेक्स्ट बुक होती हैं। जी हाँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, तो जो उनकी टेक्स्ट बुक होती है, यानी जो पाठ्य पुस्तक होती हैं, वो रंग-बिरंगी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। वो आपने देखा होगा कि जो बुकें क्लास 1 और 2 की या 3rd की डिज़ाइन की जाती हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में बनाई जाती हैं। यानी कि उसमें पेड़ जो हैं, पौधे होंगे, पहाड़ होंगे, बतख होगी, ये सारी चीज़ें उसमें बनाई होती हैं। रीज़न ये है कि बच्चे जो हैं, जो अपने आस-पास चीज़ें देख रहे होते हैं, वही वो अपनी बुक में भी देख रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, वो अपने एनवायरनमेंट को अपनी बुक में देख पा रहे होते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे होते हैं और उनको इंटरेस्ट आ रहा होता है। वो पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन वो बुक को देख रहे होते हैं, ठीक है? तो देख कर के वो कुछ न कुछ समझ भी रहे होते हैं। इसीलिए जो है क्लास 1 की बुक जो है उसी हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, क्लास 5th की बुक उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है, क्लास 12th की बुक उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। अब ये तो नहीं होगा कि 12th की जो बुक है उसमें आप जो है कक्षा जो 1 की बुक है वो आप वैसे डिज़ाइन कर दोगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए बच्चे के स्तर को ध्यान में रखते हुए जो है किताबें भी डिज़ाइन की जाती हैं। अगला पॉइंट है आसान भाषा में जो है होनी चाहिए, यानी जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं, जो किताबें डिज़ाइन की जाती हैं वो आसान भाषा में होनी चाहिए। अब ये नहीं कि बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि इसमें कौन-सा शब्द का प्रयोग किया गया है, कौन-सा वर्ड है, इसको क्या कहते हैं, तो इसीलिए बहुत आसान भाषा में होनी चाहिए, एटलीस्ट बच्चा समझ पाए। व्यवहारिक जो है ज्ञान पर आधारित हो, ये भी होना चाहिए। बच्चे के स्तर के अनुरूप जो है होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा जिस लेवल का है, आप बुक भी उसी अनुसार जो है डिज़ाइन करोगे। कक्षा 1 का अगर बच्चा है तो कक्षा 1 के हिसाब से आप जो है किताबें बनाओगे, किताबें प्लान करोगे, उस हिसाब से डिज़ाइन करोगे। और वहीं पर जो है बच्चा 18 साल का है तो आप 12th की बुक उस हिसाब से डिज़ाइन करोगे, क्योंकि बच्चा उतना ग्रो कर चुका है, उसका डेवलपमेंट हो चुका है, उसको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए, ठीक है? तो इसी हिसाब से बच्चे की एज को ध्यान में रखते हुए और बच्चा कौन-सी क्लास में है, क्या पढ़ाना है हमको, उसी हिसाब से किताबें भी डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक है? अब बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र। देखिए हर टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है और सीटेट को क्वालिफाई करिए। वेरी इंपॉर्टेंट है सीटेट क्वालिफाई करना, क्योंकि अगर सीटेट क्वालिफाई है तो आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं त्रिभाषा सूत्र के बारे में। तो देखिए त्रिभाषा सूत्र जो है 1964 और 1966 में जो है कोठारी आयोग द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना दी गई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा संकल्पना दी गई है, तो 1964 और 1966 में जो है कोठारी आयोग के द्वारा दी गई थी। पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए, यानी जो प्रथम लैंग्वेज होती है या तो बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम गांव में रहते हैं या फिर किसी भी शहर में रह रहे होते हैं, तो जो मोहल्ले में भाषा बोली जाती है उसी लैंग्वेज, जैसे कि मान के चलिए आप यूपी के हैं या फिर आपकी मदर टंग हिंदी है। अब हिंदी आपको सीखनी भी है, क्योंकि जो आप बोलचाल में प्रयोग कर रहे हो वही जाके आप स्कूल में भी सीख रहे होते हो। तो या तो मदर टंग होनी चाहिए या फिर कोई क्षेत्रीय लैंग्वेज जो भी बोली जा रही हो आप वो सीखोगे। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषाई राज्यों में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या फिर अंग्रेजी को और गैर हिंदी भाषाई क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यानी फर्स्ट लैंग्वेज, जैसे कि मान के चलिए मदर टंग और हिंदी आपकी ये फर्स्ट होगी लैंग्वेज, जैसे मदर टंग अब हिंदी ही है और आपने हिंदी सीख भी ली। अब ऐसे में क्या होगा, जब आप सेकंड लैंग्वेज सीखोगे तो वो आपकी इंग्लिश हो सकती है या फिर कोई आधुनिक भारतीय भाषा हो सकती है। तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषाई तथा गैर हिंदी भाषाई दोनों राज्यों में अंग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो, उसको आप जो है तृतीय भाषा के रूप में सीख सकते हो। आगे चलते हैं।
तो ये था पूरा कंप्लीट कंटेंट जो कि मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, और हिंदी पेडागोजी का जो कंटेंट है वो सारा कंप्लीट हुआ। कितनी क्लासों में? सिर्फ और सिर्फ 5 क्लासों में, ठीक है। ये आपको 6 क्लास या 7th क्लास मिल रही है, आई थिंक ये 7th क्लास है, यानी कि 6 क्लास में पूरी कंप्लीट हुई। अब इन 7th क्लासों में क्या है, कुछ आपको जो है जो क्लासेस मिली हुई हैं उसमें पीवाईक्यू की भी है, यानी मान के चलिए 4 से 4 क्लासेस या 3 से 4 क्लासेस में हिंदी पेडागोजी पूरा कंप्लीट हो गया है। वन लाइनर में ऐसे ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टारगेट अपना कितना रखना है, 110 120 प्लस का, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए फिर अब हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे और जो कि आपके कंटेंट से ही रिलेट कर रहे होंगे, और पीवाईक्यू ही क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी, ये आपको बताना है। तो शब्दकोश से हमको किस में सहायता नहीं मिलेगी? उच्चारण में सुधार, या फिर शब्द संपदा में सुधार, या फिर वर्तनी में सुधार, या फिर लिखावट में सुधार। तो किसमें हमको शब्दकोश से सहायता नहीं मिलेगी? लिखावट में सुधार से, क्योंकि शब्दकोश का जो है मतलब यानी कि या फिर रिलेशन लिखावट से नहीं होगा। आप जब लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपकी जो राइटिंग है वो बेटर होगी, लेकिन शब्द उच्चारण आपको बहुत अच्छे से आ रहे हैं, वो उसका जो है रिलेट लिखावट से नहीं होगा, ना तो लिखावट में उससे सुधार आएगा। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 2, समग्र जो है भौतिक प्रतिक्रिया विधि में जो है डैश डैश अवबोधन विषय का आधार है। अब जो है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया विधि में पूछा है, तो श्रवण होगा, पठन होगा, वाचन होगा, या फिर लेखन होगा। तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि समग्र भौतिक प्रतिक्रिया में जो है श्रवण अवबोधन विषय का आधार होता है, क्योंकि सबसे पहले हम सुनते हैं, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जब विद्यार्थी आनंद के लिए पढ़ते हैं, इसका जो है तात्पर्य वे जो है डैश डैश में संलग्न है, यानी बच्चे जब आनंद से पढ़ रहे होते हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, वो काफ़ी इंटरेस्ट वे में पढ़ रहे हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जो वो पठन होता है उसको आप क्या कहोगे? देखिए ये क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी सरसरी तौर पर पठन पूछ लेगा, कभी बारीकी से पठन पूछेगा, कभी गहनता से, कभी विस्तृत से, कहीं मतलब कोई भी एक जो है इसमें आंसर उठाना पड़ेगा जो एग्जामिनर पूछ लेगा। तो बच्चे जब आनंद से पढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, वो चीज़ें डिटेल में जाएंगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो हर पक्ष के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, और जो भी डाउट होगा वो टीचर से वो कंफर्म करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, वो चीज़ें डिटेल में जाएंगी। तो आंसर जो होगा वो 4 ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बच्चा आनंद के लिए पढ़ रहा है, उसको इंटरेस्ट आ रहा है, तो चीज़ें डिटेल में जाएंगी। आंसर जो है आपका डी ऑप्शन होगा। फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण बहुधा डैश डैश देखे जाते हैं। अब इसमें कौन सा सही होगा? एकल भाषी बच्चों में, या फिर द्विभाषी बच्चों में, या फिर पठन वैफल्य ग्रसित बच्चों में, तो उनको ऑलरेडी पढ़ने में प्रॉब्लम है, वो तो नहीं होंगे। गणन वैफल्य यानी कि जिनको गणित संबंधी प्रॉब्लम है, ये भी नहीं होगा। बात यहाँ पर हुई है भाषा संकेत परिवर्तन और भाषा संकेत मिश्रण, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? द्विभाषी बच्चों में। आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो है आपका लैंग्वेज मिक्सिंग और लैंग्वेज जो है स्विचिंग। अब लैंग्वेज मिक्सिंग और लैंग्वेज स्विचिंग को भी हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब आ गया है तो इम्पॉर्टेंट है समझना भी। देखिए कोड जो मिक्सिंग होता है, इसका मतलब ये है कि आप हिंदी में बात कर रहे हो, फिर आपने उसमें इंग्लिश का कोई वर्ड जो है ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या किया आपने? मिक्स किया, और फिर उसके बाद आपने हिंदी प्रयोग कर दी। जैसे कि राम जो है, राम मेरा दोस्त है और वो एक गुड बॉय है, ठीक है, कल हम लोग मार्केट गए। अब ये क्या सेंटेंस था? इसमें मैंने हिंदी में बोला कि राम जो है वो मेरा दोस्त है, और एक वो मतलब राम मेरा दोस्त है और वो एक गुड बॉय है, और कल हम लोग मार्केट गए। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हिंदी भी मैंने प्रयोग की है, और इंग्लिश का भी मैंने कुछ वर्ड का प्रयोग कर दिया है, और फिर मैंने हिंदी का भी प्रयोग किया है। तो ऐसे में क्या हुआ, सब मिक्स कर दिया मैंने, खिचड़ी बना दी। अब ऐसे में क्या हो गया, इसको कहेंगे आप कोड मिक्सिंग। अगर जो सेंटेंस है किसी लैंग्वेज में शुरू हुआ,
फिर उसमें दूसरी लैंग्वेज ऐड की गई, फिर उसी सेंटेंस में हम चले गए, इसको कह देते हैं कोड मिक्सिंग। लेकिन वहीं पर यहाँ पर हिंदी इंग्लिश भी हो सकती है, यहाँ पर हिंदी मराठी भी हो सकती है, तेलुगु तमिल भी हो सकती है, पंजाबी भी हो सकती है, गुजराती भी, कोई भी लैंग्वेज जो है उसमें ऐड अगर की जा रही है, जिस भी लैंग्वेज में आप बात कर रहे हो, अगर उसमें दूसरी लैंग्वेज को ऐड करके उसी में फिर मिक्स कर रहे हो तो ये आपका मिक्सिंग हो जाता है। अब बात करते हैं कोड स्विचिंग की। कोड स्विचिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मैं हिंदी में बात कर रही हूँ कि जो है मोहन मेरा दोस्त है और वो एक गुड बॉय है। अब गुड बॉय क्या मैंने बोला, या फिर मैं हिंदी में बोलती बोलती क्या है इंग्लिश में ट्रांसलेट कर गई, यानी इंग्लिश में स्विच कर गई, इंग्लिश में बोलने लगी, तो ये क्या हो गया, मेरा कोड स्विचिंग हो गया। ठीक है, कोड जो है स्विचिंग, यानी स्विचिंग का मतलब दूसरी लैंग्वेज में आप चले गए। आप हिंदी में बात कर रहे थे लेकिन आपने क्या किया, जंप कर गए आप इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर आप तमिल में बोल रहे थे, जंप कर गए आप जो है तेलुगु में। ये क्या होगा, इसको कहते हैं कोड स्विचिंग, यानी दूसरी लैंग्वेज में आप जो है कन्वर्ट हो गए, दूसरी लैंग्वेज में आप फिर बात करने लगे। अब इसमें ये क्या होगा, देखिए आप एक लैंग्वेज में बात कर रहे थे, हिंदी में बात कर रहे थे, फिर आप इंग्लिश में बात करने लगे। अब इंग्लिश में ही आप बात करेंगे, ये नहीं है कि आप हिंदी में फिर से ट्रांसलेट कर, यानी हिंदी में फिर से आ रहे हो। अगर आप हिंदी में फिर से आ रहे हो बात करने तो आप कोड मिक्सिंग का जो उदाहरण हो जाएगा। लेकिन हम हिंदी का प्रयोग करते करते, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि मोहन जो है अपने दोस्त से हिंदी में बात कर रहा था, फिर उसने जो है इंग्लिश में बात करना शुरू कर दिया, ये कोड मिक्सिंग है या फिर कोड स्विचिंग है। तो सिंपल सी बात है, ये कोड स्विचिंग है, क्योंकि उसने हिंदी में बात की फिर इंग्लिश में वो करने लगा, उसके बाद उसने वो दूसरी लैंग्वेज को उसमें ऐड नहीं किया, तो इसलिए क्या है, कोड स्विचिंग हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे, देखिए कैसे भी घुमा के पूछ सकता है कि जो है दो बेस्ट फ्रेंड थे, वो आपस में बात कर रहे थे, हिंदी में वो बात कर रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने तमिल में बात करना शुरू किया, फिर वो जो है हिंदी में वो उनकी मदर टंग थी, वो फिर से हिंदी में बात करने लगे। क्वेश्चन देखिए कैसे भी सीटेड घुमा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कोड मिक्सिंग है, क्योंकि वो सब मिक्स करते चल रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेता है सीटेड में, फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन होती है कि क्या था कोड मिक्सिंग और क्या था कोड स्विचिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा है कि भाषा की आधारभूत संरचनात्मक इकाई डैश डैश है। तो भाषा की आधारभूत जो संरचनात्मक इकाई क्या है, वो स्वनिम है। सिंपल सी बात, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। अगला है कि बहुविकल्पी प्रश्न जो है क्लोज परीक्षण, निम्नलिखित का मिलान करो आदि प्रश्नों के उन प्रकारों के उदाहरण हैं जिन्हें हम बहुधा डैश डैश परीक्षणों में देखते हैं। यानी क्लोज परीक्षण हो गए, जो है मिलान करना हो गए, बहुविकल्पी प्रश्न हो गए, तो ये किसके उदाहरण है, ये जो है आपको बताना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्लोज परीक्षण जो होते हैं ये काहे के उदाहरण हो जाते हैं, सिंपल सी बात है, वस्तुनिष्ठ। क्योंकि जब ये क्वेश्चन आपसे जो पूछे जा रहे हैं, मैं डिस्कस जो कर रही हूँ, ये वस्तुनिष्ठ ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। पत्र लेखन नहीं, क्योंकि आप किसी के बारे में पत्र नहीं लिख रहे हो, किसी को पत्र नहीं लिख रहे हो, ना कोई टॉपिक पे आप जो है ऐसे लिख रहे हो जो ये निबंध हो जाएगा, मौखिक भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, यदि आप बच्चों के सिर्फ जो है समानार्थी और विपरार्थी जानना चाहते हैं तो आपको किसकी आवश्यकता होगी। यानी कि अगर आप समानार्थी और विपरार्थी जानना चाहते हो तो आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी, शब्द जो है शब्दकोश की पड़ेगी, संकलन की पड़ेगी, या शब्द समूह का जो है सूची कोश, या फिर उच्चारण निर्देशिका। तो आंसर होगा आपका सी, कि शब्द समूह की सूची कोश का जो है आपकी ज़रूरत पड़ेगी, तभी वहाँ से आप जो है समझ पाओगे जो शब्दों के समानार्थी शब्द हैं और विपरार्थी शब्द हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, वर्ग शब्द जो है पहेलियों के भाषा लेखन विद्यार्थियों को उनकी डैश डैश सुधारने में मदद करते हैं। तो इसमें जो होगा पठन होगा, शब्द संपदा होगा, लेखन होगा, या फिर वाचन होगा। तो वर्ग शब्द पहेलियों के भाषा लेखन विद्यार्थियों को जो है उनकी डैश डैश सुधारने में मदद करते हैं। तो शब्द संपदा हो जाएगा, क्योंकि पहेलियाँ जो होती हैं
पहेलियों के माध्यम से हम क्या है, शब्द संपदा हमारी बेटर हो रही होती है। जो शब्द संपदा होती है खेल खेल के माध्यम से विद्यार्थियों की, बच्चों की बेस्ट होती है, उनमें जो है सुधार आ रहा होता है। आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि वो इंटरेस्ट भी लेते हैं। आपने देखा होगा कि 1 से लेके जो 5th तक या फिर 3rd तक जो बुके डिजाइन की जाती हैं उसमें पहेलियाँ बहुत होती हैं, और छोटे बच्चे पहेलियों में इंटरेस्ट भी लेते हैं। अब ऐसे में क्या होता है, वो अपना दिमाग का प्रयोग करते हैं कि अच्छा इस जो ऐसा ऐसा बोलें तो ऐसी कौन सी चीज़ होगी। अब उनको मज़ा भी आ रहा है क्योंकि वो एक दूसरे से पूछेंगे, फिर कहेंगे अच्छा तुम नहीं बता पाए, फिर क्या है वो एक दूसरे से खेल खेल के माध्यम से पूछेंगे। ऐसे में क्या होगा कि उनकी शब्द संपदा भी बढ़ रही होगी, और साथ में उनके तर्क करने की क्षमता भी डेवलप हो रही होगी, यानी कि प्रैक्टिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी, क्योंकि वो दिमाग का प्रयोग अपने करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे कि अच्छा ऐसी चीज़ कौन सी हो सकती, कौन सी नहीं हो सकती, ऐसी कौन सी चीज़ दिखती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, बच्चों की तर्क जो है क्षमता और शब्द जो है संपदा बढ़ाने के लिए ही हम पहेलियों को प्रयोग करते हैं, पहेलियों का प्रयोग करते हैं 1 से लेके 5th में। ठीक है, आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। देखिए, जो लर्निंग के दौरान जो भी एक्टिविटी होती हैं, जो भी एक्टिविटी प्लान की जाती हैं, ये सब ऐसे ही नहीं होती हैं। सभी का अपनी जगह पे बहुत महत्व है। अगर पहेलियाँ रखी गई हैं बुक में, तो वो भी कुछ ना कुछ जो है प्रेजेंट कर रही होती हैं, क्योंकि पहेलियों के माध्यम से बच्चे का ग्रो भी हो रहा होता है, उनमें तर्क करने की क्षमता बेटर होती है, उनमें शब्द संपदा बढ़ रही होती है, वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं और इंटरेस्ट भी ले रहे होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें कहा है कि जो है सुश्री सुधीना कक्षा 1 में भाषा पढ़ाती है। वह अपने विद्यार्थियों को कविता और जो है शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती है, जिन्हें जो है विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर दोहराते हैं। जो सुधीना है अपने विद्यार्थियों के डैश डैश को पुष्ट कर रही हैं। वो किसको जो है, जो मतलब वो कौन से जो है वाचन को या फिर कौन से पक्ष को जो है पुष्ट कर रही हैं, यानी कि मजबूत कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या बात हुई, शिशु गीत पढ़ाना पसंद करती हैं, उसके बाद बच्चों से कह रही हैं विद्यार्थी पहले सुनते हैं फिर उसको दोहराते हैं, यानी सुनने की उनकी जो जो क्षमता है वो बढ़ रही है, और दोहराते तो फिर उनका बोलना हो गया। यानी सुनना और बोलना ये दोनों क्या है, उनके डेवलप हो रहे। ये जो सुनने और बोलने की जो क्षमता है, ये जो है विकसित हो रही है बच्चों की। तो आंसर होगा आपका श्रवण और योम वाचन। ठीक है, यहाँ पर सुनना और बोलना हो जाएगा, यानी बच्चे पहले सुन रहे हैं तो उनमें जो एकाग्रता है वो विकसित हो रही है, वो ध्यान से सुनेंगे, और फिर वो रिपीट कर रहे हैं तो उनके बोलने की क्षमता भी विकसित हो रही होती है। ठीक है, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। वाचन एवं पठन नहीं होगा, श्रवण एवं पठन नहीं होगा, पठन एवं लेखन भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। फ्रेंड्स, आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हो सके तो जितना मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए जितना हो सके मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों को शेयर करिए। और अगर मेरा आप लोगों के साथ शेयर करना, ये जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, अगर कोई भी इसमें चेंज करना है या फिर मेरा कोई भी समझाने का तरीका आपको नहीं समझ में आता, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। ठीक है, बाकी क्लासेस आपको डेली मिलती हैं तो उसको ज्वाइन करते रहिए, और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिए, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करिए। मैं 100% कहती हूँ कि अगर आपने 3 बजे और 5 बजे की क्लास ज्वाइन की है मेरी डेली, तो आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप करते जाइए, क्योंकि अगर आपने सीटेट की प्रिपरेशन आपको करनी है तो 2 काम करिए, PYQ करिए और साथ में जो है NCERT फॉलो करिए, कंटेंट कंप्लीट करके फिर जो है NCERT फॉलो करिए। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि जो अगला है क्वेश्चन, इसमें जो है कहा है कि जब कोई विद्यार्थी भाषा का प्रयोग अपनी जो है भावनाओं, जो है संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है, वह भाषा के डैश डैश प्रकार का प्रयोग कर रही है। तो यहाँ पर जो है आंसर कौन सा होगा, यानी वो अपनी भावनाओं, संवेगों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करती है। तो सूचनात्मक होगा, निर्देशात्मक होगा, व्यंजक यानी अर्थपूर्ण, या फिर जो है विकास मूलक होगा। तो आंसर जो होगा वो आपका अर्थपूर्ण होगा, क्योंकि वो अपनी भावनाएं और अपने संवेग और अपने जो विचार हैं उनको क्या है, अभिव्यक्त कर रही है। ठीक है, तो वह भाषा के
जो है डैश डैश का प्रकार का प्रयोग कर रही है, वह अर्थपूर्ण जो है अधिगम का यानी अर्थपूर्ण का प्रयोग कर रही है, तभी जाके वो मीनिंगफुल बनेगी, तभी जाके वो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर पाएगी। आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्री जो है जगवीर अपनी कक्षा 2 में श्रुत लेख के प्रयोग से अपने विद्यार्थियों की डैश डैश क्षमता में सुधार कर रहे हैं, यानी कि श्रुत लेख के माध्यम से। अब श्रुत लेख क्या होता है? श्रुत लेख का मतलब होता है सुनकर लिखना। देखिए लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, सुनकर लिखना और देख कर लिखना। ठीक है, अनुलेख और श्रुत लेख। ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कि श्रुत लेख किसको कहते हैं और कभी कभी पूछ लेता है अनुलेख किसको कहते हैं। तो श्रुत लेख का मतलब हुआ सुनकर लिखना। जैसे कि आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते तो उनका इमला बुलवाया जाता है, गांव में ज़्यादा होता है, शहर में भी होता है, तो उसको क्या कहते हैं? श्रुत लेख। यानी सुना बच्चे ने, टीचर के द्वारा बोला गया, बच्चे ने सुना फिर बच्चे ने लिखा, या फिर बच्चे के द्वारा बोला गया फिर भी बाकी बच्चों ने सुना और बच्चे ने लिखा, तो ये क्या हो गया? श्रुत लेख। और वहीं पर अनुलेख का क्या मतलब होता है? कि देख करके लिखना। इसका ब्लैक बोर्ड भी हो सकता है, जैसे टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चे ने देख देख के नोट डाउन किया अपने बुक में, या फिर बच्चे ने बुक से देख देख के नोट डाउन किया, तो ये हो जाता है आपका अनुलेख। लेकिन वहीं पर जो हम सुन करके लिखते हैं तो ये हो जाता है श्रुत लेख। ठीक है, तो इसमें श्रुत लेख जो है, इसमें कौन सी क्षमता का जो है सुधार कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, जब हम सुनेंगे तब हम लिखेंगे, यानी सुनना हो गया और आपका जो है लेखन हो जाएगा, क्योंकि आप जो है लिख भी रहे हो। ठीक है, तो आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी श्रवण एवं लेखन हो जो होगा, ये जो है इसमें सुधार किया जा रहा है। इस जो सुनने और लिखने की क्षमता है इसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है। और वहीं पर जो अनुलेख होगा तो उसमें क्या हो जाएगा? देखने और लिखने की क्षमता का ग्रो होगा। ठीक है, तो यानी देखना, अब कुछ लोग कहेंगे देखना कोई क्षमता है, जी हाँ, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, धीरे धीरे देख के लिख रहे हो, तो आप देखने की भी क्षमता डेवलप होती है, आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यू थोड़े टाइम तक देख पाओगे। ठीक है, तो आंसर होगा यहाँ पर बी ऑप्शन, यानी श्रवण एवं लेखन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, पठन को प्रभावित करने वाली अधिगम विकलांगता है, यानी पठन को कौन प्रभावित करती है? तो लेखन वैफल्य, पठन वैफल्य, गणन वैफल्य या फिर आचरण वैफल्य। तो यहाँ पर गणित संबंधी कोई विकार नहीं है, इसीलिए गणन वैफल्य नहीं होगा। लिखने संबंधी भी विकार नहीं है, यानी डिस्ग्राफिया यहाँ पर नहीं कहा जा रहा है। बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम है तो किस प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाएगी? डिसलेक्सिया है, बच्चे में डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम चल रही है, वो 9 को 6 समझ रहा है, इस वजह से उसको पढ़ने में समस्या हो रही है। ठीक है, वो बी को डी समझ रहा है, जो समझेगा वही वो पढ़ेगा भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन होगा। देखिए डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, जो है डिस्कलकुलिया हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ज़्यादातर यही सभी से पूछता है। जो है आपका अफेजिया हो गया, जिसमें समझने में प्रॉब्लम हो रही होती है बच्चे को, तो इसलिए जो है ये सारे आप डिसेबिलिटी ध्यान रखिएगा। कभी भी पूछ ले, यानी कभी भी क्या, कंपलसरी है, हिंदी पेडागोजी में भी पूछता है, सीडी में भी पूछ लेता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आंसर होगा बी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। अगला है क्वेश्चन कि जो है सुश्री परवीन की कक्षा में बहुधा विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे उनके पीछे पीछे दोहराएं। जो है सुश्री परवीन डैश डैश अनुसरण कर रही है, यानी जो है बच्चों से ये अपेक्षा की जा रही है कि टीचर पढ़े और बच्चे पीछे से रिपीट करें। अब ऐसे में जो है इसको क्या कहा जाएगा? तो अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल का है, या फिर अपनी कक्षा में वार्तालाप। तो वार्तालाप होता तो टीचर सामने से क्वेश्चन करते बच्चा जो इधर से आंसर देता, या फिर बच्चे क्वेश्चन करते सामने से टीचर आंसर देता। लेकिन जो है यहाँ पर कहा जा रहा है पीछे पीछे, क्योंकि पीछे पीछे दोहराना है, तो ये वार्तालाप नहीं होगा। अपनी कक्षा में पूरा करने के लिए ड्रिल, ये भी नहीं हो रहा कि कोई एक्टिविटी प्लान की जा रही हो। अपनी कक्षा में विकल्प ड्रिल, ये भी नहीं होगा कि आप ये एक्टिविटी में नहीं है, आपको अच्छा लग रहा है तो आप दूसरी एक्टिविटी प्लान कर लीजिए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अपनी कक्षा में पुनरावृत्ति ड्रिल जो है प्रैक्टिस करवाई जा रही है, का अनुसरण किया जा रहा है, क्योंकि पुनरावृत्ति यानी टीचर जो है बोल रहा है, फिर बच्चे पीछे से उसको रिपीट कर रहे हैं, तो ये क्या है? पुनरावृत्ति हो रही है, बच्चे बार बार उसको दोहरा रहे हैं पीछे पीछे। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 14 में कहा है
शास्वर पठन विधियाँ गतिविधियाँ डैश डैश हैं, यानी शास्वर पठन जो है किसको कहते हैं ये आपको बताना है। उसकी जो गतिविधियाँ हैं वो क्या हैं। पहला है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक है, यानी शास्वर पठन जो होता है जो बच्चे छोटे होते हैं जिन्होंने पढ़ना शुरू किया है उनके लिए लाभदायक होता है। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा क्लास 1 में हो या 2 में हो बच्चे छोटे होते हैं। अब ऐसे में क्या होता है एक बच्चे को खड़ा किया जाता है और वो लाउड पढ़ रहा होता है, यानी लाउड मतलब तेज तेज वो पढ़ रहा होता है। तेज तेज पढ़ता है, बच्चे पीछे से रिपीट कर रहे होते हैं उसको। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो खड़ा होकर पढ़ रहा है और या फिर जो दूसरे बच्चे गलत वर्ड पढ़ रहे होंगे, जब वो पढ़ेगा तो बच्चे की जो गलत पढ़ने की जो गलत वो पढ़ रहे थे उनमें सुधार आएगा। ठीक है। और या फिर जो बच्चा खड़ा होकर पढ़ रहा है अगर वो भी किसी वर्ड को गलत बोल रहा है तो भी वहाँ पर टीचर उपलब्ध हैं, बच्चे उपलब्ध हैं, सभी एक दूसरे से बोलेंगे कि ये वर्ड ऐसे नहीं ऐसे बोलना है, अच्छा ये यहाँ पर ये नहीं ये लिखा हुआ है। अब ऐसे में क्या है उनकी पढ़ने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी और उसमें सुधार भी आता रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए जो है आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक होता है शास्वर पठन, क्योंकि जो बच्चे शुरुआत किए हुए हैं पढ़ने की, जो बच्चे छोटे हैं उनसे गलतियां होंगी क्योंकि अभी अभी उन्होंने शुरुआत ही की है। ठीक है। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। बाकी जो है पढ़ना सीखना शुरू करने वाले पाठकों के लिए लाभदायक नहीं है, जी नहीं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे ही क्लासों में शास्वर शास्वर पठन का जो है प्रयोग किया जाता है। केवल पठन के उच्च स्तर तक ही, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ही ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण जो है दिया जाना चाहिए, यानी कौन सी कंडीशन में जो है आप जो है रेमेडियल टीचिंग देंगे। तो ये हम लोगों ने अभी कंटेंट में डिस्कस किया। तो पहला है विद्यार्थी अधिगम का आनंद ले रहे हो, तो आनंद लेकर वो पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट उनको आ रहा, तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनको रेमेडियल क्यों दोगे। पढ़ाई यानी विद्यार्थी पढ़ाई गई अवधारणा को समझ नहीं पा रहे हैं, जी हाँ, क्योंकि बच्चे जो हैं जो टीचर ने पढ़ाया है या जो क्लासरूम में डिस्कस किया गया है बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। अब नहीं समझ पा रहे हैं, आपको पता है कि बच्चे ये टॉपिक को नहीं समझ पा रहे। अब ऐसे में क्या करोगे, आपको प्रॉब्लम तो पता चल गई, क्योंकि जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से आपको प्रॉब्लम का पता चलता है और रेमेडियल टीचिंग के माध्यम से आप उसका उपचार कर रहे होते हो, तो आप उनकी मदद करोगे। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सिंपल सी बात, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर हमको कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या है डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है। अब डॉक्टर जो है प्रॉब्लम को सुनता है उसके बाद दवाई देता है। अब ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा कि आप डॉक्टर के पास गए और आपने कोई प्रॉब्लम नहीं बताई उसने दवाई दे दी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले जो है डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा, फिर जो है रेमेडियल टीचिंग होगी। तो आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, क्योंकि डायग्नोस्टिक टेस्ट के माध्यम से हमको प्रॉब्लम का पता चलता है, कठिनाई का पता चलता है और फिर हम जो है उपचार कर रहे होते हैं, फिर हम बच्चे की मदद कर रहे होते हैं। आंसर होगा बी ऑप्शन, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। अगला है क्वेश्चन, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा जो है सही है। ठीक है। प्रथम भाषा अर्जन यानी प्रथम लैंग्वेज जो हम अर्जित कर रहे होते हैं, मदर टंग हो गया, उसमें क्या सहायक है ये बताना है, या प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। जी हाँ, इसके लिए कोई आपको कोचिंग नहीं जाना है, कोई बुकें नहीं खरीदनी है, कोई टीचर नहीं ढूंढना है, कोई ट्यूशन नहीं लगाना है। ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से आप अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहे होते हो। तो ये आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जी नहीं, औपचारिक निर्देश, जी नहीं, बच्चे के सचेत प्रयासों से, जी नहीं, क्योंकि बच्चा यहाँ पर ये नहीं कहता कि हम जा रहे हैं अब हमको अपनी मदर टंग को सीखना है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा। वो खेल रहा है वो सीख रहा है, वो खाना खा रहा है वो सीख रहा है, वो कार्टून देख रहा है वो सीख रहा है, वो घर में पेरेंट्स बात भी कर रहे हैं, बच्चे बात कर रहे हैं आपस में, तो भी वो सीख रहा है। यानी हम धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट से अपनी जो लैंग्वेज है जो मदर टंग है उसको हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है। तो ये निकटस्थ विकास का क्षेत्र जो आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट है, यानी जेडपीडी, ये आपकी किसकी थ्योरी से आधारित है, वाइगोस्की। वाइगोस्की की थ्योरी क्या है आपको पता ही होगा कि सोशल कल्चर अप्रोच, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। देखिए कैसे क्वेश्चन घुमाया गया। अगर आपको जो है वाइगोस्की की थ्योरी पता है और उसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमो डेवलपमेंट पता है यानी जेडपीडी पता है, और अगर आपको यहाँ पर
वाइगोस्की की थ्योरी का नाम ना पता होता तो आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाते। अब इसमें आप क्या है सोचते कि वाइगोस्की की थ्योरी क्या है, थ्योरी का क्या नाम है, तो इसलिए थ्योरी का नाम भी पता होना ज़रूरी है कि वाइगोस्की की थ्योरी का क्या नाम है, जीन प्याजे ने क्या कौन सी थ्योरी दी, कोहलबर्ग की थ्योरी का क्या नाम है, गार्डनर ने कौन सा जो है कौन सी थ्योरी दी है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत हो जाएगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखती हूँ। कल हम लोग आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसी वजह से जो है हम लोग अब कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए इतना ही रखती हूँ। 17 क्वेश्चन मैंने आज डिस्कस किए और प्लस कंटेंट भी डिस्कस किया है। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल आपको ये क्लास 3 बजे मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग CDP पेडागोजी पे चलेंगे, क्योंकि हिंदी पेडागोजी पूरी हम लोगों की कंप्लीट हो जाएगी। कल कंटेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन रह गए हैं जो कि PYQ के हैं, तो कल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जो है CDP पेडागोजी, EVS पेडागोजी के भी कुछ क्लासेस मिल चुकी हैं कंटेंट की, कुछ रह गई हैं टॉपिक, यानी कुछ टॉपिक उसमें रह गए हैं, वो भी हम लोग जल्द डिस्कस कर लेंगे। फिर मैथ पेडागोजी भी कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो डेली 3 बजे मेरे साथ ज्वाइन हुई है। 5 बजे की क्लास में भी आपको PYQ की क्लासेस मिल रही हैं सोशल साइंस के लिए, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।